नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने लोगों में खून और पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए राज्यों को सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले चावल की आपूर्ति को मंजूरी दी। आरबीआई ने लगातार 10वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। दरों में बदलाव नहीं होने से लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नालंदा खुला विश्वविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2024-25 में नामांकन के लिए मान्यता प्रदान की। और शारदीय नवरात्र के 7वें दिन आज देवी दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। देवी के पट खुलते ही पूजा पंडालों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने लोगों में खून और पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए राज्यों को सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले चावल की आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह समावेशी विकास और पोषण सुरक्षा की दिशा में उठाया गया कदम है। इस योजना पर 17,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा। देश में एनीमिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ये दोनों बड़ी जो प्रॉब्लम्स विशेषकर महिलाओं में और वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उन सब में ये जो प्रॉब्लम देखी गई है उसको बड़े पैमाने पे एड्रेस किया जा सकता। तो देश में जो 50-60 वर्षों से जो प्रॉब्लम्स चली आ रही थी एनीमिया की और स्टंटेड ग्रोथ की, वो इससे सिग्निफिकेंटली दूर होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखा गया है। इस फैसले से लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान है। वहीं खुदरा मुद्रास्फीति दर 4.5% रहने का अनुमान बरकरार रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर में पारंपरिक औषधियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद क्षेत्र में उद्यमों की स्थापना के प्रति युवाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्रीमती मुर्मू आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के 8वें स्थापना दिवस के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रामक विज्ञापनों और नकली दवाओं को बढ़ावा देकर दूसरों को धोखा देते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में योग्य आयुर्वेदिक डॉक्टरों की जरूरत है ताकि लोगों को अयोग्य चिकित्सकों से परामर्श न लेना पड़े। कुछ लोग भली भली जनता का नुकसान करते हैं, भ्रामक प्रचार और झूठे दावा करते हैं। ये लोग न केवल जनता के पैसे और स्वास्थ्य का नुकसान करते हैं बल्कि आयुर्वेद को भी बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति कठोर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आयुर्वेदिक कॉलेजों में नामांकन लेने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों में देश में आयुर्वेद कॉलेजों और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में योग्य आयुर्वेद चिकित्सकों की उपलब्धता और बढ़ेगा। गया स्थित बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान बिपार्ट में देश के पहले अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब की स्थापना की गई है। इस लैब में हर प्रकार के डेटा उपलब्ध होंगे। यह लैब राज्य में प्रशासनिक सुधारों और नई तकनीक की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एक रिपोर्ट। बिपार्ड में स्थापित जेन नेक्स्ट लैब आने वाले दिनों में प्रशासनिक सुधारों और डिजिटल नवाचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र साबित होगा। ये लैब अधिकारियों को समकालीन डेटा और पूर्वानुमान प्रणाली से जोड़ने का काम करेगी। अधिकारी यहाँ आकर समझ सकते हैं कि उनके सामने जो समस्या है उसका समाधान कैसे होगा। इस लैब में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि समेत अन्य जानकारी डेटा के रूप में उपलब्ध है।
पहले सभी विभागों के पास अलग अलग जानकारी होती थी, अब प्रखंड स्तर तक की जानकारी यहां से प्राप्त की जा सकती है। अधिकारी इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक सटीक और प्रभावशाली बना सकेंगे। इस लैब में विकसित चिंतन कक्ष भी है, जहां उच्च स्तरीय नीति निर्माण और विचार विमर्श होंगे। एआई तकनीक से लैस इस लैब में देश भर के अधिकारी प्रशिक्षण के लिए आएंगे। समाचार कक्ष से संतोष कुमार झा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दूर शिक्षा परिषद ने नालंदा खुला विश्वविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2024-25 में नामांकन के लिए मान्यता प्रदान कर दी है। परिषद ने विश्वविद्यालय को 17 विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन की अनुमति दी है। एनओयू के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में 15 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि पंचायत में निर्मित पंचायत सरकार भवन में ग्रामीणों की हर समस्या का समाधान उपलब्ध रहेगा। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवन में बैंक और डाकघर की शाखाएं भी खोली जाएंगी। इसके लिए बातचीत अंतिम दौर में है। गांव से जुड़े हुए समस्या है, उस समस्या को उसमें हल करने का काम किया जाएगा। जैसे जातीय प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, राशन कार्ड है और भी कई ऐसे दिव्यांग का जो बनाना है, उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन बनाना है। सारी समस्याओं का हल हम लोग कर रहे हैं। पंचायत सरकार भवन जो क्रियाशील है, हम उसमें बैंकिंग व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। उसमें हम पोस्ट ऑफिस भी खोलने जा रहे हैं। प्रदेश के ग्राम कचहरियों में इस महीने से ई कोर्ट मैनेजमेंट व्यवस्था शुरू होगी। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ई कोर्ट प्रबंधन व्यवस्था से ग्राम कचहरियों के फैसले, सुनवाई की तारीख और अन्य जानकारियों को पक्षकारों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। स्ट्रेंथन करने के लिए ई कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम ला रहे हैं और ई कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम शीघ्र ही कोशिश करेंगे कि इसी महीने के अंदर में करेंगे। यानी कि मुकदमे का डेट क्या होगा, मुकदमे में ऑर्डर क्या हुआ, कई बार ऑर्डर मिलने में थोड़ा विलम्ब होता है, तो इन सारी चीजों को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बारे में ई कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हम लोग एक पोर्टल करके दे रहे हैं। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि 3 नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लेकर पंचायत सचिव, सरपंच और ग्राम कचहरी के पंचों का प्रशिक्षण जल्द शुरू होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। पूरे प्रदेश में पारंपरिक श्रद्धा और भक्तिमय माहौल में शारदीय नवरात्र मनाया जा रहा है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आज देवी दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। ओम जयति जय कालरात्रि। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन आज देवी दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि माता ने दानव रक्त बीज का संहार करने के लिए कालरात्रि का रूप धारण किया था। मां के इस स्वरूप की पूजा करने से भय से मुक्ति मिलती है और नकारात्मक विचारों का नाश होता है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आज पूजा पंडालों में देवी प्रतिमाओं के पट दर्शनों के लिए खुल गए हैं। दर्शन के लिए प्रदेश के विभिन्न मंदिरों, शक्तिपीठों और पूजा पंडालों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूजा पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया है। ओम जयति जय कालरात्रि। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमीयुक्त हवा के चलते राज्य में 11 अक्टूबर तक बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। उन्होंने बताया कि 11 अक्टूबर से पछुआ हवा चलेगी, जिससे मानसून के लौटने की अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी।
बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवा आ रही है, जिसके कारण बिहार के तमाम इलाकों में बादल बन रहे हैं। बादल बनने का सिलसिला कम से कम 10 और 11 अक्टूबर तक यह क्रम जारी रहेगा और 1-2 जगहों पर हल्की वर्षा का भी अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने राजद के पूर्व विधायक अरुण यादव की पटना और भोजपुर स्थित 46 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। इसकी अनुमानित कीमत 19 करोड़ रुपए से अधिक है। वहीं ईडी ने उनके बैंक खातों में जमा 2 करोड़ रुपए की राशि को भी फ्रीज कर दिया है। जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ये कार्रवाई की है। मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के मकससपुर बजरंगबली चौक के पास पुलिस ने एक गोदाम में छापेमारी कर 2 हथियार तस्करों को 5 अर्धनिर्मित हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। शेखपुरा जिले के एकसारी रेलवे कुमटी के पास उत्पाद विभाग की टीम ने एक कार से भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पूर्णिया जिले के जानकीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत लादूगढ़ से पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पटना की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी विकास यादव को 20 साल कारावास और 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। पूर्वी चंपारण जिले की कुख्यात अपराधी रीता सिंह को मोतिहारी पुलिस और एसटीएफ की टीम ने गया से गिरफ्तार कर लिया है। रीता सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम था और उसकी 8 आपराधिक मामलों में तलाश थी। मधुबनी जिले के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेली गांव में पुलिस ने छापेमारी कर अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा किया है। मौके से गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। जहानाबाद जिले के करोना थाना क्षेत्र के सलीमपुर गांव के पास पर्यटकों से भरी एक बस और हाईवा के बीच आमने सामने की टक्कर में 8 बौद्ध भिक्षु घायल हो गए। इनमें से 2 को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिवहर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,956 लाभुकों के बैंक खाते में पहली किस्त के रूप में 6 करोड़ 49 लाख रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। किशनगंज जिले के खगड़ा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने लोगों में खून और पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए राज्यों को सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले चावल की आपूर्ति को मंजूरी दी। आरबीआई ने लगातार 10वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। दरों में बदलाव नहीं होने से लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नालंदा खुला विश्वविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2024-25 में नामांकन के लिए मान्यता प्रदान की। और शारदीय नवरात्र के 7वें दिन आज देवी दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। देवी के पट खुलते ही पूजा पंडालों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।